गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो नए आए हैं इस चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पिछली वीडियो में हमने एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था परासरण दाब के बारे में पढ़ा था आपने। अगर आपके पास में दो विलयन होते हैं और दोनों विलयनों का परासरण दाब समान होता है तो वो क्या होता है, आपके समपरासरी विलयन कहलाते हैं। अगर एक का अधिक होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका अति परासरी विलयन। और दूसरे का अगर कम होगा, विलयन एक अगर कम होगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका न्यून परासरी विलयन कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा था तनु विलयनों के लिए नियम पढ़ा था आपने। बॉयल का नियम पढ़ा था, बॉयल वॉन्ट हॉफ का नियम पढ़ा था आपने, चार्ल्स वॉन्ट हॉफ का नियम पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे क्या है आपके पास में वॉन्ट हॉफ का कारक। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ आप यहाँ पे कुछ देख लीजिए। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे असामान्य अणुभार है, तो असामान्य अणुभार के कारण स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा आपको, क्या कारण है कि ग्लूकोज, यूरिया और सुक्रोज में अब सामान्य अणुभार नहीं पाया जाता, तथा जो आपके पास में NaCl होता है, सॉल्ट होता है, और एसिटिक एसिड CH3COOH में अब सामान्य अणुभार पाया जाता है। ठीक है, ये एक अब सामान्य अणुभार अभी आप समझेंगे क्या होता है। ठीक है, फिर आपके सुक्रोज में नहीं पाया जाता है, ग्लूकोज में नहीं पाया जाता है, जबकि किस में पाया जाता है, जो आपका नमक होता है, सॉल्ट होता है, NaCl होता है, और जो आपका क्या होता है, एसिटिक एसिड, उसमें क्या पाया जाता है, आपका अपसामान्य अणुभार पाया जाता है। तो विलयनों के अपसामान्य अणुभार के कुछ कारक भी हैं, जैसे कि अगर जब आपका विलयन जो विलय होगा आपका वो क्या होगा, संयोजन वियोजन ना हो, ना ही वो क्या हो, संयोजन भी ना हो और वियोजन भी ना हो। जिन पदार्थों का जलीय विलयन में वियोजन या संयोजन नहीं होता है, क्या है इसमें कि वे पदार्थ जिनमें जलीय विलयन में ना ही वो क्या हो रहे, संयोजित हो रहे हैं, ना ही वियोजित हो रहे हैं। ठीक है, उनमें प्रायोगिक तथा वास्तविक जो अणुभार होता है वो क्या होता है, समान होता है। वो क्या कहलाते हैं हमारे, आपका वो क्या कौन सा होता है, वो उनमें क्या पाया जाता है, उनमें क्या नहीं पाया जाता, आपका अणु संख्या अब सामान्य अणुभार नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता, अब सामान्य अणुभार। ठीक है, इसके एक एग्जांपल है आपके पास में, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, C6H12O6 होता है आपका, C6H12O6। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास में सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, NH2CO तो ये आपके तीन एग्जाम्पल है जिनमें क्या नहीं पाया जाता, अब सामान्य अणुभार नहीं पाया जाता है। क्लियर हुई बात, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जलीय विलयन में वियोजित नहीं, ना ही ये वियोजित हो रहे और ना ही ये क्या हो रहे, संयोजित हो रहे। क्लियर, आगे देखते हैं। दूसरा है हमारे पास, जिन पदार्थों का जलीय विलयन में वियोजन हो जाता है। ठीक है, जिन पदार्थ इनका क्या हो रहा है, जो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, ये वियोजित हो जाते हैं। देखते हैं अभी हम, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझ लो, आपका NaCl है। ठीक है, NaCl क्या हो रहा है, इसको हमने जल में मिलाया तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्या होगा, एक Na+ और यहाँ पे Cl-। तो यहाँ पे जो NaCl है इसका यहाँ पे क्या होगा, एक कण होगा, एक कण, और वियोजित होकर क्या प्राप्त हो रहे हैं, आपको दो कण प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर या आयनित हो जाते हैं उनके कारण कुल कणों की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि। जैसे यहाँ पे आपके पास में जो अभिकारक था उसमें एक कण था, और जब आपको उत्पाद प्राप्त हुआ तो उसमें क्या हो गया, आपके दो कण हो गए। ठीक है, NaCl था, Na+ और Cl आपका माइनस में वियोजित हो गए, जिसके प्रायोगिक अणुभार का मान क्या हो जाता है, इसमें प्रायोगिक जो यहाँ पे है ना, ये आपका यह अभिकारक प्रायोगिक मान है, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर हुई बात, अभिकारक आपका क्या हो जाएगा, अभी इसमें क्या होगा, आपके उत्पादों की संख्या क्या होगी, बढ़ जाती है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपके पास में NaCl है ये वियोजित होकर आपको एक धनात्मक और एक ऋणात्मक यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं, आगे है आपके पास में, जब विलय आपके क्या हो जाते हैं, जब विलय पदार्थ जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। ठीक है, अभी तो हमने क्या पढ़ा था, एक में तो क्या हो रहा था, ना ही वियोजित हो रहा था ना ही संयोजित, दूसरे में आपका क्या हो रहा था, वियोजित हो रहा था, वियोजन की क्रिया हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, संयोजन की। ठीक है, जैसे आपको आपके पास में यहाँ पे दो अणु है CH3COOH, क्या होता है, ये एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या होगा, संयोजन। तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे CH3
OH। क्लियर? तो ये आपको क्या प्राप्त हो रहा है यहाँ पे ये आपके 2 कण हो जाएंगे और आपको उत्पाद में क्या मिलेगा? 1 कण मिलेगा। क्लियर? तो जब किसी पदार्थ का जलीय विलयन में क्या हो रहा है? यहाँ पे संयोजन हो जाता है, विलयन के कणों की संख्या क्या हो रही है? घट रही है, जिससे विलय का प्रायोगिक जो अणुभार होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। और NaCl में प्रायोगिक अणुभार क्या हो रहा था? घट रहा था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले आपके पास में अभिकारक में 2 कण थे और उत्पाद में आपको क्या प्राप्त हुआ? 1 कण प्राप्त हुआ। क्लियर हुई बात? आगे देखते हैं वॉन हॉफ कारक क्या है। किसी विलेय पदार्थ के लिए उसके अणु संख्या गुण के प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अनुपात को पदार्थ का क्या कहते हैं? वॉन हॉफ कारक कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? I द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? अगर हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? वॉन हॉफ कारक I इक्वल टू क्या बोल रखा उसने? प्रायोगिक मान। तो प्रायोगिक मान क्या होगा? यहाँ पे आपके पास में होगा डेल TB, डेल TB प्रायोगिक मान। और यहीं में आपके पास में क्या आ जाएगा? डेल TB क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास में वास्तविक मान। डेल TB याद आ रहा है आपको? डेल TB कहाँ पढ़ा था? कहीं तो पढ़ा था आपने, जल्दी से याद करो। क्या होता है डेल TB? क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, क्या होता है डेल TB? क्या होता है क्वथनांक का उन्नयन? डेल TB। कुछ फॉर्मूला होता था इसके पास में, ये फॉर्मूला होता था आपके पास में KB इंटू W इंटू 1000 और अपॉन में M इंटू कैपिटल W। यही फॉर्मूला होता था आपका डेल TB। ठीक है, तो यही आपने यहाँ पे, अब आप वॉन हॉफ कारक निकालोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, अगर आप प्रायोगिक मान के नहीं निकालोगे तो डेल TB इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, I इंटू ये रख लो, डेल TB का मान रख दो आप, KB इंटू W इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? M इंटू कैपिटल W। इसी फॉर्मूले का यूज से हमने क्या करना है? न्यूमेरिकल करना है। क्लियर हुई बात? ये आपके पास में क्या होती थी? ये मोललता का आ रहा है ना याद किसी को? क्या होता है ये? मोललता W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। ठीक है, स्पीड में मैं इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है, बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो एक बार। आपने अगर नहीं देखा है तो आप एक बार वीडियो को देखिए। तो ये क्या था हमारे पास? क्वथनांक का उन्नयन, डेल TB। तो डेल TB क्या आता था? यहाँ पे हमारे पास ये KB क्या होता था? कांस्टेंट होता था। और यहाँ पे ये आता था मोललता, क्योंकि डेल TB जो होता था वो किसके समानुपाती होता था? हमारे मोललता के। और मोललता का जो समानुपाती का सिंबल होता था उसको हटाने के लिए हम क्या करते थे? एक कांस्टेंट लगाते थे। कांस्टेंट क्या आता था हमारे पास में? KB। वही हमने यहाँ पे करा। यहाँ पे हमारे पास में क्या था? TB प्रायोगिक मान और TB अपॉन वास्तविक मान। तो आपके पास में TB क्या आया? प्रायोगिक मान वाला क्या आया? यहाँ से आपने क्या करा? इसको पक्षांतर करा, डिवाइड से कहाँ चला गया? आपके मल्टीप्लाई में चला गया। तो ये I इंटू क्या हो जाएगा? डेल TB। उसके बाद हमने क्या करा? डेल TB का मान कहाँ पे रख दिया? I इंटू I के साथ रख दिया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? KB इंटू W इंटू 1000 अपॉन में आपका M अणुभार होता है, और ये जो आपका कैपिटल W होता है वो क्या होता है? अणुभार, सॉरी द्रव्यमान या भार हो जाता है। क्लियर है बात? कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 100 ग्राम जलीय विलयन में 5.85 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में विलय किया गया। प्राप्त NaCl के विलयन के लिए क्वथनांक की गणना कीजिए। क्या निकालना है हमने यहाँ पे? देखो क्वथनांक के उन्नयन के लिए डेल TB आता है, और क्वथनांक के लिए हमें क्या निकालना होता है? T निकालना होता है। ठीक है, T डैश निकालना होता है। क्लियर है बात? तो जो जो आपको दिया है सबसे पहले वो लिख लो आप। क्या क्या दे रखा है? स्मॉल W दे रखा है 100 ग्राम, कैपिटल W भी दे रखा है आपको 5.85, और दूसरा आपको क्या दे रखा है यहाँ पे? NaCl के लिए विलयन के लिए मोलर स्थिरांक KB का मान भी दे रखा है 0.52। ठीक है, और आपको अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे? क्वथनांक निकालना है। ठीक है, I क्या आएगा आपका यहाँ पे? जल्दी से बता। NaCl है ना, तो क्या आता था?
2 अपॉन प्रायोगिक मान क्या था NaCl का, प्रायोगिक मान अपॉन क्या आता था आपका वास्तविक मान। तो प्रायोगिक में क्या आता था, 2 कण आ रहे थे तो 2 अपॉन 1, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1 इक्वल टू 2। क्लियर हुई बात। I क्या होता है, वांट ऑफ कारक आता है ना आपके पास में, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा लो, डेल टी बी इक्वल टू I इंटू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा m। अच्छा NaCl है, सोडियम, यहाँ पे क्या है आपके पास में NaCl, क्लोरीन, इसका अणुभार कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है आपके पास में 35.5, और जो आपके पास में सोडियम होता है उसका कितना होता है 23। तो जिसको अगर याद नहीं है तो वो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 58.5, ठीक है। अणुभार क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 58.5, और स्मॉल w भी आपके पास में क्या देगा 5 इंटू 8 5, ठीक है। तो ये आपके पास कैपिटल W की वैल्यू थी और ये स्मॉल w की वैल्यू थी। मैंने डायरेक्ट वैल्यू रख दी है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हम सारे में ही रख देते हैं, चलो कोई नहीं। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखना है सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा स्मॉल w क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे, या आपका कैपिटल W आ जाएगा 5.85। दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास में, के बी कितना दे रखा, आई भी लिख लो पहले, आई 2 दे रखा है, के बी कितना दे रखा है 0.52, और क्या था आपके पास में यहाँ पे इंटू 1000, और स्मॉल m कितना है आपके पास में 58.5, कैपिटल W कितना है 100। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। पॉइंट हटाया, यहाँ पे 1 0 लगा दो, यहाँ से पॉइंट हटाया 2 0 लगा दो, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो डेल टी बी आपका आएगा 2 इंटू 0.52 इंटू 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, सारा कैंसिल हो गया। तो आपका क्या आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको सिंपल सी मल्टीप्लाई करनी है, यह आ जाएगा आपका 1.04, और डेल टी बी ये किसकी वैल्यू आई आपकी, डेल टी बी की वैल्यू आई ना। अब आपको पता है डेल टी बी इक्वल टू क्या होता है आपके पास में टी डैश माइनस आपके पास में क्या होता है टी, तो टी क्या होता है आपका 100, तो डैश टी डैश क्या हो जाएगा 100 प्लस 1.04, तो क्वथनांक क्या आ जाएगा आपके पास में 101.04। क्लियर ये बात। यहाँ पे क्या आ जाएगा केल्विन। क्लियर। इसी तरीके से आपने क्या निकालना है, क्वथनांक निकालना है। अगर आपको केवल क्वथनांक का उन्नयन निकालने के लिए दिया होगा तो आपको इतना ही निकालना है, ठीक है। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये किसके लिए, क्वथनांक के लिए। अगर क्वथनांक का उन्नयन होगा तब आपका आंसर ये आएगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 21 ग्राम BaCl2 को 200 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त जलीय विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमने क्या निकालना है, आपने यहाँ पे भी आपने क्या निकालना है, क्वथनांक निकालना है, ठीक है। क्वथनांक का उन्नयन नहीं निकालना है। तो डेल टीबी के बाद आपने टी डैश माइनस टीबी निकालना है। सबसे पहले आप लिख दो जो आपको दे रखा है, स्मॉल w 21 ग्राम, कैपिटल W 200 ग्राम, और क्या दे रखा है आपको यहाँ पे के भी दे रखा है 0.52 दे रखा है, ठीक है। इतना दे रखा है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, इस BaCl2 का अणुभार कितना हो जाएगा BaCl2 का, ये होगा आपके पास में स्मॉल m आ जाएगा आपके पास में 210, ठीक है। अब इसके लिए वांट ऑफ कारक क्या आ जाएगा, I इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में 3। सिंपल सा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला लिखना है, क्या होगा डेल टी बी इक्वल टू I इंटू के बी, I इंटू के बी स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो ये आएगा आपका डेल टी बी इक्वल टू I कितना दे रखा है आपके पास में 3 दे रखा है, के बी कितना दे रखा है 0.52, स्मॉल w कितना दे रखा है आपके पास में 21 ग्राम इंटू 1000
स्मॉल m कितना है आपके पास में 210 है, और कैपिटल W कितना दे रखा आपके पास में 200 ग्राम। 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पे लिख देती हूँ डेल TB आ जाएगा 3 इंटू 0.52 इंटू 21 इंटू 10 अपॉन में 210 इंटू 2, ठीक है। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। दूसरा और कौन कैंसिल हो रहा है 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। फिर आपके पास में क्या बचेगा डेल TB इक्वल टू बचेगा आपके पास में 156, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आएगा 3 इंटू 0.52, और यहाँ पे आपके पास में अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 20 कैसे आया क्योंकि यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया ना, ठीक है। तो पॉइंट हटाया, क्लियर ये बात। तो इसको आप जब डिवाइड करोगे 156 को आप 20 से डिवाइड करोगे तो डेल TB आपका आ जाएगा 0.78 केल्विन, क्लियर ये बात। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से क्या निकालते हैं आप डेल TB, क्वथनांक का उन्नयन आ गया। अब हमें क्या निकालना है क्वथनांक निकालना है। तो इसके लिए आपके पास में फॉर्मूला क्या बन जाएगा T डैश T, क्लियर ये बात। तो T डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में T डैश इक्वल टू आ जाएगा 100 प्लस 0.78 100 डिग्री सेल्सियस में। तो T डैश आपके पास में क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, तो ये आ जाएगा 100.78 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्या आ जाएगा इस विलयन BaCl2 का क्वथनांक आ जाएगा BaCl2 के लिए, ठीक है, क्लियर है बात। तो आपको अच्छी तरीके से लिखना है कि प्राप्त जलीय विलयन का क्वथनांक कितना होगा आपके पास में 100.78 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। NaCl के 10 ग्राम जलीय विलयन का आपके पास में यहाँ पे 10% है ना, तो स्मॉल w क्या हो जाएगा, स्मॉल w आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे 10 ग्राम। टेम्परेचर 300 केल्विन ताप पर परासरण दाब। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है परासरण दाब। तो परासरण दाब के लिए सबसे पहले आपको जो जो गिवन है वो लिखिए आप। पहले क्या निकालना है आपको NaCl का अणुभार, अभी हमने निकाला था कितना आता है स्मॉल m 58.5, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है फिर भी आप निकाल सकते हो, अभी मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं, ठीक है। स्मॉल w आपका क्या आ जाएगा 10 ग्राम, S क्या आ जाएगा आपके पास में 0.0821, क्लियर हुई बात। TB दे रखा है आपको, टेम्परेचर कितना है आपके पास में यहाँ पे 300 केल्विन। अब NaCl के लिए I कितना हो जाएगा, अभी निकाला था 2/1, तो कितना आ जाएगा I इसके लिए आ जाएगा 2। फॉर्मूला क्या लगेगा आपका यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला लगेगा वो आएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे पाई I इंटू W याद आ रहा है ना, स्मॉल रहता आती है ना यहाँ पे, इंटू यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1000 इंटू S अपॉन ST, ठीक है, ST अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा MV। यहाँ पे क्योंकि आपके पास में परासरण दाब में क्या आती है मोल रता आती है, तो मोल रता आती है तो यहाँ पे आयतन आएगा ना आपके पास में V, तो वैल्यू रख दो आप फटाफट से। I कितना दे रखा है 2 दे रखा है आपको यहाँ पे आपके पास में 100, ठीक है, ये लिख दिया हमने। चलो W क्या दे रखा आपके पास में 100 दे रखा, 1000 इंटू S कितना दे रखा आपके पास में यहाँ पे 0.0821, टेम्परेचर 300 दे रखा है, और अणुभार भी हमने निकाल दिया। इसके लिए V क्या आएगा आपका 100 आ जाएगा, क्लियर है बात। 58.5 इंटू आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 100। कैलकुलेशन कीजिए फटाफट से, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, क्लियर। पॉइंट है ना, इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 0 लगा दो। यहाँ से भी इस पॉइंट को हटाते हैं तो 1 0 लगा दो, 1 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 100 इंटू 821 इंटू 300 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 585 इंटू 1000। फिर से आपका कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, इस 0 से ये 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। बिल्कुल अच्छी राइटिंग में घोष पोछ बिल्कुल नहीं करना है,
तो पाई आ जाएगा 2 इंटू 10, 8 2 1 इंटू 3, 585। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको, तो ये आ जाएगा आपका पाई इक्वल्स टू कितना रहा, 60 इंटू 8 2 1 585। अच्छे से बिल्कुल कैलकुलेट करना है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आएगा आपका 842.05 ATM। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका परासरण दाब आ जाएगा। क्लियर हुई बात? अब आपने क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस थोड़ा सा आपको याद रखना है इसमें हमने सूत्र क्या लगाया, पिछले वाले में हमने क्या सूत्र लगाया था, इसमें हमने क्या लगाया। ठीक है, अगर परासरण दाब के लिए सिंपल एज इट इज, अभी हमने थोड़ा केवल यहाँ पे क्या आया हमारा वॉन्ट ऑफ कारक आया, और पिछली वाली जो हमारे पास में पिछला क्वेश्चन था, पिछला न्यूमेरिकल था, यहाँ पे हमारे पास में क्या आता था, क्वथनांक का उन्नयन आता था। क्लियर? तो इसमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है ये। तो आपको क्या करना है, एक बार खुद से रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को लगाने, नहीं आ रहा है कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाए अपनी। ठीक है, मल्टीप्लाई होती है सिंपल सी मल्टीप्लाई, जो आपने 9th 10th क्लास में अच्छे से आपने प्रैक्टिस करी होगी, 3rd क्लास से हम 2nd क्लास से पढ़ते आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। स्पीड बढ़ाओ अपनी मल्टीप्लिकेशन में, कैलकुलेशन में, तब जाके आप क्या कर सकते हो एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से अपनी स्पीड अगर आपकी सही रहेगी न्यूमेरिकल करने में, तो आपको अब अच्छे से अच्छे मार्क्स ले आओगे, 95 प्लस तो आप आराम से ले आओगे। ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं केमिस्ट्री में ना न्यूमेरिकल देख के ही डर जाते हैं कि क्या है ये न्यूमेरिकल कहाँ से आया, थोड़ी आ जाती, चलो कुछ भी लिख देते थोड़ा बहुत मिला जुला के। लेकिन न्यूमेरिकल में तो अगर आपको जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा आप तब तक सॉल्व कहाँ से करोगे। अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपने क्या कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई में, तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आपका पूरा जो कर रखा होगा वो पानी में फिर जाएगा करा कराया। ठीक है, तो आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करना है अपने न्यूमेरिकल को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम।